न्यूज़ 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय किशोर के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय किशोर के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। तो पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद जय किशोर, जिनके पार्थिव शरीर को आज बिहार में उनके वैशाली स्थित घर से ले जाया गया। हम आपको बता दें, शहीद जय किशोर का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। हमारे साथ वैशाली से संवाददाता चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, इस पार्थिव शरीर की, शहीद के पार्थिव शरीर की आखिरी यात्रा के साथ आप भी मौजूद हैं। इस वक्त किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, महनार के गंगा घाट पर हम मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वैशाली के वरीय अधिकारी, बिहार सरकार के मंत्री और कई नेतागण पहुँचे हैं। तो वहीं जो आसपास के लोग हैं वो हज़ारों की संख्या में इस गंगा घाट पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और जब उनका पार्थिव शरीर घर से निकला था चक फतेह इलाके से, उस समय भी हज़ारों की संख्या में उनके साथ साथ लोग अभी चल रहे हैं। तो ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उसी के लिए लोग गंगा घाट पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं पार्थिव शरीर उनके गाँव से चला है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा, जब उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी यहाँ पर, जिसके लिए तमाम वरीय अधिकारी और इंतज़ाम जो है वो किया गया है। सामने हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है वैशाली जिले का महनार गंगा घाट है और यहीं पे अंतिम जो है उनको विदाई दी जाएगी, जहां पर मुखाग्नि देने के बाद पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो जो तमाम बिहार सरकार के मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विजय सिन्हा यहाँ पर श्रम मंत्री हैं, वो पहुँचे हुए हैं। जो वैशाली के जिलाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और साथ ही यहाँ के एसपी मौजूद हैं। तमाम वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचकर और जो पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो पहले से यहाँ पर आकर और अपना जो है वो जगह यहाँ पर घेरे हुए हैं, वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और अपने लाल का जो अंतिम विदाई दिया जाएगा उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा और फिर उनको सलामी दी जाएगी और फिर वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। जब से इस इलाके में यह पता चला था कि उनके इलाके का लाल जो जय किशोर है वो भारत चीन सीमा पर शहीद हो गए, उसके बाद लोगों के मन में जो है वो कई तरह की बातें उठ रही थी कि आखिर यह कैसे हो गया, जो लाल उनका देश के लिए गया था और उसके बाद शहीद हो गया। तो लोगों को इसको लेकर गम भी है और लोगों में गुस्सा भी है और साथ ही गर्व भी है कि उनका जो लाल है वो देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन ये देश के दीवाने हैं जो अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए और ये समझा जा सकता है कि किस तरह का लोगों का प्यार देश के प्रति है, जो यहाँ पर गंगा घाट पर भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जी चंद्रमोहन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर महनार गंगा घाट पर शहीद के परिवार से कौन कौन सदस्य पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो उनका पार्थिव शरीर आ रहा है उसके साथ उनके भाई जो हैं छोटे वो मौजूद हैं और साथ ही उनके पिता मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो पार्थिव शरीर के साथ आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो इलाके के रहने वाले लोग हैं वो पहले से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में जो देश के दीवाने, जिसको युवा कहा जा सकता है, वो साथ में दौड़ते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर, गाड़ी पर सवार होकर वहाँ से पार्थिव शरीर के साथ
भारत माँ की जय के नारे लगाते हुए घाट तक पहुंच रहे हैं और साथ में आर्मी के जवान मौजूद हैं और आर्मी की गाड़ी पर उनके पार्थिव शरीर को घर से लेकर वहां से जो ये 100 यात्रा है वो यहाँ घाट पर आ रही है। तो आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग घाट पर पहले से इंतजार कर रहे हैं, जबकि हजारों से ज्यादा लोग पार्थिव शरीर के साथ वहां से पहुंच रहे हैं। तो देखिए किस तरह से शहीद जय किशोर को बिहार के वैशाली में अंतिम विदाई दी जा रही है। इन तस्वीरों पर आगे हम फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच पंजाब के संगरूर में शहीद गुरबिंदर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरबिंदर सिंह गुलवान घाटी में शहीद हुए थे और इस वक्त शहीद गुरबिंदर सिंह के घर से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं। मोहित, परिवार के लिए काफी दुख की घड़ी है, लेकिन इस समय जब आपकी परिवार से बात हुई तो किस तरह से वो खुद को ढांढस, खुद को हिम्मत बंधा रहे हैं? देखिए, ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि जो पूरा ये गांव है वहाँ पर भी काफ़ी सदमा है। लोग काफ़ी सदमे में हैं। 3 महीने बाद ही गुरविंदर सिंह की शादी की तैयारियां शुरू हो जानी थी, उसकी शादी थी और इसको लेकर गांव में काफ़ी चर्चा थी। लेकिन फ़िलहाल गुरविंदर सिंह की शहादत की खबर आई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा घर का नज़ारा। यहाँ पर तमाम जो गाँव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं और परिवार के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं और गाँव में कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस गुरविंदर सिंह की शादी की बातें चल रही थी उसकी शहादत की खबर इस तरह से पहुंचेगी। सिर्फ 22 साल के थे गुरविंदर सिंह। आप क्या बताना चाहेंगे गुरविंदर सिंह के बारे में? 22 साल में उन्होंने शहादत दे दी अपने देश के लिए। ये नौजवान जी हमारे गांव का भी मान शहीद होकर मान हो गया। ये तो ये बताऊं कि एक तो किसान था, किसान भी देश की सेवा करता। ये जवान था, जवान ने हम बॉर्डर पर जाके शहीदी दी। हमारे गांव का, हमारे इलाके का गौरव बना। पर जो शहीद को मतलब सरकारों ने जितना भी मान दिया जाना चाहिए उनको उतना ही मान दिया जाना चाहिए। 3 महीने बाद शादी की चर्चा थी, पूरे गांव में चर्चा हो रही थी कि गुरविंदर सिंह की शादी की तैयारियां 3 महीने बाद। हाँ जी, शहीद को जिस शहीद की शादी मतलब पहले तो 2.5 साल हो गए थे भर्ती को, अब शादी रखी थी, मतलब एंगेजमेंट हो गई थी। लॉकडाउन आ गया, भी लॉकडाउन टपते ही जब लग गया लॉकडाउन तभी शादी रख देंगे, ठीक है नहीं, उस छुट्टी लेकर आ जाएगा। पर ये बहाना बरत गया और शहीद हो गए। तो नेहा देखिए, 3 महीने बाद ही गुरविंदर सिंह की शादी की तैयारियां थी, पूरे गांव में चर्चे थे और इसी बीच उसकी शहादत की खबर आई है। तो समझ सकते हैं परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही है। इस वक्त किस तरह से परिवार जो है, परिवार के साथ के जो लोग हैं वो शोकाकुल हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर दक्षिण कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पंपोर में चल रही मुठभेड़ में 7 आतंकी मारे गए हैं। पंपोर में 3 आतंकी मारे गए, जिसके बाद वहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हो गया, जबकि शोपिया में 4 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक हिज़्ब का कमांडर शामिल था। पिछले 13 दिनों में दक्षिण कश्मीर में 25 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 1 जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 110 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। वहीं पुलवामा में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये, इस पर सीधा रुख करते हमारे संवाददाता रिफत का। रिफत, इसको कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए? हाँ देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि जो शोपियां में एनकाउंटर जारी था वो कल से जारी था, कल दोपहर से। उसमें अभी तक इन्फॉर्मेशन जो आ रही है 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और साथ ही जो पापोर में कल यानी परसों रात को जो शुरू हुआ था एनकाउंटर, उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि पापोर वाला ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन शोपियां वाला ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो अभी तक कुल मिला के 1 जनवरी से लेके अभी तक कश्मीर घाटी में 102 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो थे 94 मिलिटेंट मारे गए थे। अब कल दिन से लेके आज अभी तक 8 मिलिटेंट मारे गए। तो कुल मिला के 102 मिलिटेंट जो है कश्मीर वादी में मारे गए हैं और जम्मू में जो है पहले ही 8 मिलिटेंट मारे जा चुके थे। तो ये कहा जा सकता है कि 110 के करीब जो है, 111 के करीब जो है मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर अब तक। लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है साउथ कश्मीर में जारी हैं और जो अभी शोपियां के बारे में डिटेल्स हैं वो अभी और आनी है कि उसमें क्या कोई कमांडर मारा गया है। लेकिन जो कल पापोर में मिलिटेंट मारा गया था वो बताया जा रहा है कि HM का डिस्ट्रिक्ट कमांडर
था। तो अभी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार जो रिसेंट टाइम में यानी कि पिछले 6-7 एनकाउंटर्स में जो मिलिटेंट मारे गए वो सारे हिजबुल मुजाहिदीन के थे और अभी कल शाम से लेके अभी तक 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। निहाल जी, रिफत ये भी बताइए कि दक्षिण कश्मीर में जिस तादाद में ये आतंकी मारे जा रहे हैं उसमें लोकल इंटेलिजेंस का यानी स्थानीय लोगों से मिलने वाली जानकारी का कितना बड़ा रोल है? देखिए, ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि इन्फॉर्मेशन लगातार, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, खासतौर से पुलिस को ज़्यादा, जिस तरीके से पुलिस ने काफ़ी बार क्लेम किया कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उनकी इन्फॉर्मेशन पे ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। तो एक नेटवर्क ज़रूर बनाया होगा पुलिस ने लोकल, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि मिलिटेंट ने अभी तक काफ़ी इन्फॉर्मर्स जो उनका कहना है कि वो इन्फॉर्मर्स थे। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलबाग जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, आपकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था कि चीन और भारत के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही है उसका पाकिस्तान फायदा उठा सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से आतंकी मारे गए हैं शोपिया में और पंपोर में, उसको लेकर आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी, जो अभियान जो जारी है हमारा आतंक के खिलाफ, उसके चलते 2 ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से हमारे चल रहे हैं। इसमें एक ऑपरेशन पामपुर अवंतीपुर जिला में चल रहा था और दूसरा ऑपरेशन शोपियां जिले में अभी भी जारी है। अवंतीपुरा वाले ऑपरेशन में हमें ज्यादा सेंसिटिविटी नजर आ रही थी क्योंकि उसमें मस्जिद के अंदर 2 मिलिटेंट घुस गए थे और ये ऑपरेशन और ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। मगर जो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एसपी और आर्मी के और सीआरपी के बाकी ऑफिसर्स मिल करके ग्राउंड के ऊपर तमाम ये तैयारी में रहे कि किसी भी तरह का नुकसान मस्जिद को ना पहुंचे। कई बार आतंकी खुद ही मस्जिद को नुकसान पहुंचा देते ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें बदनाम हो। हम लोगों ने सिविलियन जो पॉपुलेशन वहां की उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करके रखा और मुझे खुशी है कि जो ऑपरेशन खत्म हो गया, इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं और मस्जिद जो वहां की है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसके लिए लोगों ने भी शुक्रिया कहा है पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। दूसरा ऑपरेशन जो हमारा इस वक्त जारी है शोपियां के अंदर चल रहा है, उसमें पिछली शाम 1 आतंकी मारा गया था और बाकी के लिए कार्रवाई अभी वहां पर चल रही है। अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन पूरे एरिया के अंदर जहां मिलिटेंट की हाइडआउट है वहां पर चल रहा है। हम लोग बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड को लेकर के हमेशा से अपने जो ग्रिड उसको मजबूत करने की कोशिश में रहते हैं। कल भी हमने सिक्योरिटी रिव्यू किया है। पाकिस्तान की मसलसल ये कोशिश रहती लगातार कि वहां से ज्यादा आतंकी इस तरह क्वेश्चन कर सके और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरह की उनकी जो ऐसी नापाक हरकत है उसको नाकाम करें। सर, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगी, अगर आप दे पाए हमें। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शोपिया में 4 आतंकवादी मारे गए हैं एनकाउंटर में, जिसमें कि एक हिज्ब का कमांडर भी है। क्या ये जानकारी सही है या इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहेंगे? सर, मैं उसकी कंफर्मेशन कुछ अरसे के बाद कर पाऊंगा क्योंकि अभी फील्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी है और जब तक कंफर्म्ड इतला वहां से नहीं आती है उसको शेयर कर लेना मुमकिन नहीं है। अभी हम उसके लिए इंतजार करेंगे। 1 आतंकी कल मारा गया था, 4 आतंकी बाकी और होने की खबर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं पिछली रात से, उसके ऊपर ऑपरेशन जारी है। फर्दर कंसल्टेशन इसकी थोड़ा वक्त के बाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस जानकारी के लिए। इस बीच चीन के सैनिकों से हुई झड़प में भारत के 76 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन सभी की हालत बेहतर है और कोई भी जवान गंभीर रूप से घायल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 18 सैनिकों का इलाज लेह के अस्पताल में चल रहा है। ये सभी अगले 15 दिन में ड्यूटी पर लौट आएंगे। बाकी 58 सैनिकों का दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये सभी हफ्ते भर में ड्यूटी पर लौट सकते हैं। संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ हैं। संदीप, जो ये जानकारी सामने आई है सेना और सरकार की तरफ से, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जब 15-16 की रात को जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद से सबको यही उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर ज़रूर आएगी और अच्छी खबर यही है कि जो भी घायल हुए थे उस रात को झड़प में वो सारे ठीक हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त और जल्द ही जो है वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। हालांकि अभी जिस जगह विवाद हुआ था वहाँ पर स्थितियाँ अब भी वैसी ही हैं बनी हुई हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो टेंशन जो है वो डिफ्यूज़ ज़रूर हुआ है, लेकिन चीन जिस पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है और
उम्मीद यही की जा रही थी, क्योंकि 2 दिन तक जो है लगातार बिल्कुल, मेजर लेकिन जनरल संदीप लेवल की जैसा आप बोल बातचीत रहे हुई। हैं कि राहत की बात यह है कि हमारे सभी 76 जवान जल्द ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। शुक्रिया आप सबका। इस बीच आज राज्यसभा के 18 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 7 राज्यों की 18 सीटों पर होने वाले चुनाव को कोरोना की वजह से टाल दिया गया था। 18 सीटों में 4 आंध्र प्रदेश और 4 गुजरात की हैं। झारखंड की 2 सीटें और मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3 सीटें हैं। उधर मणिपुर और मेघालय में 1-1 सीट है। मतों की गिनती आज शाम को हो जाएगी और नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 17 राज्यों की 18 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और इसमें काफी अहम राज्य हैं। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए चुनाव है। आज ही शाम को इन सभी के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा के 18 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सबकी नजर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर है। मध्य प्रदेश में 3 सीट के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट पर बीजेपी के सोमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया आमने सामने माने जा रहे हैं। गुजरात में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिन पर बीजेपी के 3 उम्मीदवार और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजस्थान से 3 सीटों पर कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये विधान भवन में वोट डालने पहुंचे कांग्रेस विधायकों की है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कोरोना से जंग के दौरान हो रहे इन राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक मास्क लगाए दिखाई दिए और विधान भवन में पहुंचने पर सभी के हाथों को सैनिटाइज किया गया। आज हो रहे राज्यसभा चुनाव में गुजरात से बीजेपी उम्मीदवार नरहरी अमीन ने पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा दिया है। नरहरी अमीन बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार हैं और उन्हें उम्मीद है कि आज के चुनाव में उन्हें जीतने लायक वोट आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले शुभकामनाएं आज के चुनाव को लेकर। आपका खूब खूब आभार। क्या लगता है किस तरीके गणित बैठेगा? बस आज सुबह 9 बजे से वोटिंग चालू होगा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट जो प्रेफरेंस मत चाहिए जीतने के लिए, वो मेथों से तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले, उसमें कोई शंका नहीं है। सर, कुछ विधायकों को लेकर कल रात को बीजेपी के अंदर मामला था कि कुछ विधायक असंतुष्ट हैं और उनको कुछ अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, केसरी सिंह या बाकी विधायक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी जुथबंदी नहीं हुई है और पार्टी के नेता हमारे जो होते हैं उनके मैंडेट पे ही भारतीय जनता पार्टी के हर एक एमएलए वोटिंग करेंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है और शाम को जब रिजल्ट आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस में से दोनों में से कौन जीतता है वो अभी नक्की नहीं है। वो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में, भाजपा में कुछ नहीं है। सर, आप कांग्रेस में लंबे समय रहे, आपने राजनीतिक करियर का ज्यादातर हिस्सा समय कहें आप कांग्रेस में आपने बिताया। अंतिम सवाल है मेरा आपका, क्या लगता है कि कांग्रेस से कोई क्रॉस वोट करे या बीटीपी के जो लोग हैं वो आपके साथ आए और आपका आंकड़ा बन जाए? नहीं, हमारे साथ 103 वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीटीपी और एनसीपी का भी हमको समर्थन मिलने वाला, इतना हमको 100% कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस में 8 एमएलए ने 3 महीने में रिजाइन किया है, तो इंटरनल जुथबंदी कांग्रेस में। तो आओ आज देखते हैं शाम को क्या होता है। जब मत की गणितरी होगी तब मालूम होगा कि कांग्रेस को कितना वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलते हैं। और संवाददाता जनक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जनक, ये बताइए कि गुजरात की इन 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का गणित किस तरह से बैठ रहा है? जनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नेहा बताएं। जी, आपका सवाल दोहराएं। जी जनक, ये बताइए कि राज्यसभा चुनाव में 4 सीटों पर गुजरात में किस तरह का गणित देखने को मिल रहा है?
देखिए जो दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी का मामला हो चाहे कांग्रेस का मामला हो, बीजेपी को जो आंकड़ा चाहिए तीसरी सीट के लिए, पहले हमें ये समझना होगा कि जिस वक्त नरहरी अमीन को मैदान में बीजेपी ने उतारा, बीजेपी के पास पर्याप्त आंकड़ा नहीं था। उस वक्त ही कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि कुछ ना कुछ बीजेपी प्लानिंग ज़रूर कर रही होगी। और आपने देखा कि जब से राज्यसभा चुनाव घोषित हुए उससे लेकर अब तक 8 विधायक कांग्रेस के विधायक हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर जो रेशियो बनता है, जो आंकड़ा एक सफिशिएंट चाहिए था तीसरी सीट जीतने के लिए, वो पर्याप्त आंकड़ा कह सकते हैं वो बीजेपी के पास है। जबकि कांग्रेस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी दूसरी सीट जीतने के लिए। 104 का आंकड़ा, 103 विधायक जो बीजेपी के हैं, एनसीपी के कांदल जाडेजा वो बीजेपी को आश्वस्त कर चुके हैं कि वो उनको वोट करेंगे। उसके अलावा बीजेपी को भरोसा है कि बीटीपी से एक विधायक वोट करेगा, वो महेश वसावा है, वो वोट करेंगे। अगर 105 का आंकड़ा कॉन्ट्रिक्ट रहता है तो तीसरी सीट आराम से जीती जा सकती है प्रेफरेंस वोट के हिसाब से। ये बीजेपी का गणित है। जबकि कांग्रेस ये कह रहा है कि बीटीपी के दोनों जो वोट हैं वो उनके पास जाएंगे, जिग्नेश मेवानी जो निर्दलीय विधायक हैं वो उनके साथ होगा, और कोई न कोई एक करिश्मा होगा जो उनका संपर्क में है बीजेपी का, वो प्रॉक्सी वोट कर या क्रॉस वोट करेगा और उसके बलबूते पर उनका जो दूसरा उम्मीदवार है वो जीत जाएगा। लेकिन दोनों ओर से कहें कि गुजरात का राज्यसभा चुनाव पिछले कुछ समय से बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं, और इस बार भी अमूमन यही कहूँ मैं स्थिति देखने को मिली है कि जो दूसरा उम्मीदवार जिताना है कांग्रेस को, और उसके लिए बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है। तो अब दूसरे और तीसरे के बीच की लड़ाई है। अब देखना होगा जो आखिर में जो वोट होगा बीजेपी के दावे सही रहते हैं या कांग्रेस का जो गणित है वो सही रहता है। नतीजे शाम को घोषित होंगे, लेकिन बीजेपी पूरा आश्वस्त है फिलहाल कि 105 का उनका जो आंकड़ा इंटैक्ट रहना चाहिए वो अगर रहता है तो तीसरी सीट प्रेफरेंस वोट के आधार से वो जीत जाएंगे। जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी जनक कि दावे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी लग रहा है? जाहिर सी बात है देखा नेहा कि अगर आंकड़ा जिसके पास ज़्यादा है पलड़ा उसका भारी रहता है। और फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो 36-36 जो सूत्र बता रहे हैं हमें बीजेपी के, उसके मुताबिक 36 वोट एक उम्मीदवार को दिए जाएंगे। 36 और 36 72 मिला लेते हैं तो उसके बाद जो रेशियो बनता है वो 32 का बनता है, और 32 के प्लस क्रॉस वोट अगर उनको मिल जाता है तो जो तीसरा उम्मीदवार है वो प्रेफरेंस वोट के आधार पर जीत जाएगा। ये बीजेपी का सीधा गणित है और ये समझ में भी आता है चूँकि 103 विधायक इनके पास है, जबकि कांग्रेस का कुनबा 8 विधायक टूटने के बाद बेहद कम हो गया है। ऐसे में उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर दूसरा उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी को अगर जिताना है तो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा 2 उम्मीदवार उनके हैं, शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह गोहिल, तो प्रेफरेंस वोट किसको देना है वो विधायक को यहाँ आकर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ वहाँ पर भी है कि कौन सा उम्मीदवार जीते, प्रेफरेंस वोट पहले किसको दिया जाए और सेकंड प्रेफरेंस वोट किसका दिया जाए। ये अगर उनका श्योरिटी हो जाती है तब भी जो भी दूसरा उम्मीदवार के लिए वोट किया जाएगा उनके लिए जितना काफ़ी जद्दोजहद होगा, या कह सकते हैं फिलहाल तो अभी मुमकिन नहीं दिख रहा। लेकिन क्रॉस वोट अगर बीजेपी की ओर से होता है तो शायद जीत सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना फिलहाल कम दिख रही है। नया शुक्रिया जनक आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक वोट डालने के लिए जयपुर में विधानसभा भवन पहुंचे। विधायकों को 4 बसों से होटल से लाया गया और अंदर ले जाया गया। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त देख सकते हैं कि विधायक आ रहे हैं बसों के अंदर, ये बीजेपी के विधायक है। होटल से सीधे बसों के अंदर लेकर आया जा रहा है और सीधे गेट से इनको एंट्री दी जा रही है। बाहर बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। विधानसभा के अंदर भी इसी के तरीके से कांग्रेस विधायक भी बसों के अंदर आ रहे हैं। सीधे दोनों होटल से सीधे लेकर आ रहे हैं, जिससे किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो। हालांकि संख्या बल से देखा जाए और मौजूदा हालात को देखा जाए तो 3 में से 2 सीटें कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है और 1 बीजेपी की। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो पूरे देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। गोवा और आज मणिपुर है। हम दुआ करते हैं कि बीजेपी को ये सुबुद्धि आए और वो लोकतंत्र की वाकई में रक्षा करे ताकि देश का विश्वास लोकतंत्र पर बना रहे
और यहाँ पर इसी प्रकार से और मजबूती से मिले। बीजेपी के नेता अभी हमने बात की उनसे, वो कह रहे हैं, ओंकार सिंह लखावत कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर नाम क्यों नहीं बताती थी, किसने खरीद के लिए पैसा दिया। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ऑलरेडी इसके ऊपर में जांच जारी है और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो अगर जांच एजेंसी सामने रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी को चेतावनी दी कि वो कांग्रेस के मामलों में दखल ना दे। ये शुरू से सबको पता था जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ, अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही। सर, उसमें सोच सिंह रही है, दिग्विजय सिंह को लेकर भी बीजेपी ने काफी वो कहा था कि दिग्विजय सिंह को आगे रखेंगे कि कांग्रेस। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में है उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। बढ़ते हैं आगे। रिलायंस में महज 58 दिनों में 1,68,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर सीएमडी मुकेश अंबानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने शेयर धारकों से 21 मार्च 2021 से बहुत पहले ही कंपनी को कर्ज मुक्त करने का वादा पूरा किया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि रिलायंस को तय वक्त से बहुत पहले ही कर्ज मुक्त करके उन्होंने शेयर धारकों से किया गया अपना वादा पूरा किया। जियो में 22 अप्रैल से अब तक 1,15,693 करोड़ का निवेश हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान जुड़ गई हैं। शिरीन, इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि 58 दिनों में किसी एक कंपनी ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज्यादा निवेश हासिल किया हो? जी, काफी अनप्रेसिडेंटेड है और जिस प्रकार के माहौल में ये फंड रेजिंग हुई है, ये निवेश आए हैं, उसको भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड को लेकर किस प्रकार का ग्लोबल इकोनॉमी में भी उथल पुथल चल रहा है। तो उस सब के बीच में भी इस प्रकार का निवेश आना एक काफी सक्सेसफुल फंड रेज हुआ है रिलायंस के तौर पर। और जो इम्पोर्टेंट बात है और जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस प्रकार की एस्पिरेशन रखी थी मुकेश अंबानी ने, रिलायंस के चेयरमैन ने, कि नेट डेट फ्री कंपनी का उन्होंने जो एस्पिरेशन रखा था मार्च 2021 तक, उसके आगे ही इस निवेश के चलते हुए वो जो एस्पिरेशन थी उसे कंप्लीट किया है, उसे साकार किया है। तो वो भी अपने आप में एक काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। और जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को दावा दिया था, दिलासा दिया था कि वो नेट डेट फ्री हो जाएंगे मार्च 31, 2021 तक, उसके आगे ही उन्होंने ये इस निवेश को जारी रखते हुए वो जो है एस्पिरेशन को फुलफिल किया है। तो दोनों ही मामलों पर जिस प्रकार का निवेश आया है और नेट डेट फ्री का एस्पिरेशन था उसे कंप्लीट करने में दोनों में ही सफल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिरीन इस जानकारी के लिए। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 13वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। 7 जून से अब तक 1 लीटर पेट्रोल के दाम 7 रुपये 11 पैसे बढ़ चुके हैं, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत में भी 7 रुपये 67 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 63 पैसे बढ़े। लगातार 13वें दिन हुई इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 37 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 77 रुपये 6 पैसे हो गए हैं। पहले सस्ता था तो फुल टंकी करवाते थे, इस टाइम हिसाब किताब से चलना पड़ रहा है। जहाँ 300 का तेल लेते थे 100 रुपये में काम चलाना पड़ रहा है कि भाई ये हो जाए, ऐसे ही चलाना पड़ रहा है इसको। बहुत दिक्कत है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है इसमें, डेली आने जाने में हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। फ़र्क तो पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेली का पेट्रोल डलवाना है, डेली का कन्वेंस चार्ज लगता है, तो इसलिए फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है सर। जितना पेट्रोल बढ़ेगा उतना ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है सर।
तो देखिए, लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, 13वें दिन भी बढ़े हैं तेल के दाम। आज और कल किस तरह तेल के दाम बढ़े हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम 63 पैसे बढ़े हैं। लगातार 13वें दिन हुई इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 37 पैसे हो गई है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 77 रुपये 6 पैसे हो गया है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 13,586 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है। इसमें 12,573 लोगों की मौत हुई है। इनमें 24 घंटों में 336 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,04,711 है। रिकवरी रेट 53.79% है। तो रिकवरी रेट एक तरह से लगभग 54% है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस से सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, शिवसेना से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, टीआरएस से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले इसमें शामिल होने वाले दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडे और चीन सीमा पर हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्षी दलों से बात की है। चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा के लिए हो रही सभी दलों की बैठक के लिए अब तक न्योता न मिलने पर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पूछा है कि सभी दलों की बैठक में शामिल करने का क्या आधार है, क्योंकि आरजेडी को न्योता नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर अहम मुद्दों पर पार्टी की राय न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और पंजाब में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है।